मतलब अब पार्टी का संगठन हो या पार्टी के नेताओं पर शाह और मोदी को भरोसा नहीं है। बिहार एक पहला इकलौता ऐसा राज्य होगा जहाँ के मुख्यमंत्री स्वाभाविक तौर पर इतने कमजोर साबित होंगे इतने जल्दी, ये हमें समझ से परे लग रहा है। सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव भी चाह के किसी को पटना में डीएम या एसडीओ या डीएसपी नहीं बना पाए, लिस्ट भेजने का साहस नहीं जुटा पाते। तो गवर्नेंस दिखा, सम्राट को समझ में आ रहा है कि हमारी लोकप्रियता जो है उस तरीके से नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से जनता के बीच चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं। बेशक सम्राट चौधरी कहे कि नीतीश कुमार के रास्ते पर हम चल रहे हैं, लेकिन जो रास्ता जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि वो लालू राज, जब लालू यादव के जमाने में उनका प्रखंड अध्यक्ष, उनका सत्ता को कार्यकर्ताओं के सहारे गवर्नेंस संभव नहीं है। आज तक कहीं यह प्रयोग सफल नहीं हुआ है। वामपंथियों के लाइन पे तब आप ले जा सकते हैं कि आपके पार्टी संगठन के नेता एकदम खुल्लम खुल्ला जमीन पर। तो क्या लगता है, मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरीके से गुड गवर्नेंस की उम्मीद किया जा सकता है? सरकार चलाने की जिम्मेवारी संगठन को थोड़ी है। ये तो आप सीधे सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष को आप सरकार चलाने की जिम्मेवारी दे रहे हैं। वो फोन करेगा अधिकारी को कि भाई मेरा काम काहे नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब सरकार चलाने की जिम्मेवारी। कभी आप सुने किसी सब स्टेट में जो है मुख्यमंत्री जो है जिला अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहा हो? वो पार्टी का काम है, अपना पार्टी का काम देखिए। नजर रखने लगे। प्रभुनाथ सिंह से विवाद क्यों हुआ? यही डीएम एसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हुआ। नरेंद्र सिंह से विवाद क्यों हुआ कि भाई उनके अनुकूल अब गवर्नेंस हम चलाएंगे, उनको दिक्कत होता था। तो ये जहाँ डीएम एसपी से लालू यादव से प्रॉब्लम क्यों हुआ 2015 में, यही डीएम एसपी का पोस्टिंग। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज के पॉलिटिक्स में बात करेंगे बिहार सरकार क्या अब जिलाध्यक्ष चलाएंगे। सम्राट चौधरी के आवास पर मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा नीतीश कुमार, वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम पार्टियों के जिलाध्यक्ष मंत्री मौजूद रहे। और उस बैठक में जो कुछ भी हुआ, बैठक से बाहर निकलने के बाद बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने बता दिया। तो इसलिए सबसे पहले वो बयान आप सुनिए। अशोक चौधरी बता रहे हैं कि आखिर बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया है। तो आपने सुन लिया अशोक चौधरी का बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब प्रभारी मंत्री जो है वो प्रवास पर जाएंगे तो तमाम जिलाध्यक्षों के साथ डिनर करेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, बात करेंगे कि उनको क्या समस्या है, दिक्कत क्या रही है। मतलब अब जिलाध्यक्ष जो है वो अब सरकार वाली रोल में आ जाएगी। सवाल है कि क्या इससे गुड गवर्नेंस की उम्मीद कर सकते हैं? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। आज का एनडीए का बैठक, उस बैठक में जो फैसला लिया गया, जैसा कि अशोक चौधरी ने बताया कि प्रभारी मंत्री जाएंगे जिलाध्यक्षों के साथ, तमाम पार्टी जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे और वो उनसे समस्या सुनेंगे कि भाई कैसे चल रहा है जिला, ठीक है नहीं है, बात अधिकारी सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो क्या लगता है, मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरीके से गुड गवर्नेंस की उम्मीद किया जा सकता है? देखिए बिरजू, राष्ट्रीय स्तर पर अब जो बीजेपी है वो बीजेपी संगठन या आरएसएस के सहारे नहीं चल रहा है। जो मोदी और शाह तय करते हैं वही बीजेपी है। किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री बने हैं उसमें संघ की क्या भूमिका रही है या पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रही है? अगर भूमिका रहती तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। जितने आप प्रदेश को आप देख लीजिए, एक दो मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम मुख्यमंत्री, बंगाल भी उदाहरण, हाँ, मतलब कांग्रेस से आए हुए हैं या दूसरे पार्टी से आए हुए हैं। मतलब अब पार्टी का संगठन हो या पार्टी के नेताओं पर शाह और मोदी को भरोसा नहीं है। बिहार एक पहला इकलौता ऐसा राज्य होगा जहाँ के मुख्यमंत्री स्वाभाविक तौर पर इतने कमजोर साबित होंगे इतने जल्दी, ये हमें समझ से परे लग रहा है। क्योंकि न मोदी इस तरीके से सरकार चलाए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, न जोगी इस तरीके से सरकार चला रहे हैं, न शिवराज सिंह चौहान इस तरीके से कभी सरकार चलाए हैं, न देवेंद्र फडणवीस इस तरीके से सरकार चला रहे हैं। कभी आप सुने किसी सब स्टेट में जो है मुख्यमंत्री जो है जिला अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहा हो? वो पार्टी का काम है, अपना पार्टी का काम देखिए। मतलब ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सरकार भाई 202 का बहुमत है, साधारण बहुमत नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार अलोकप्रिय हो रही है काफ़ी तेज़ी से। ये बात सम्राट को समझ में आ रहा है कि हमारी लोकप्रियता जो है उस तरीके से नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से जनता के बीच चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं है। आज जीविका दीदी अगर आना बंद कर दे, उसको लाना बंद कर दे जिलाधिकारी सब, तो 1000-2000 आदमी भी इनके सभा में नहीं जुटेंगे। ये समस्या तो है। आप मुख्यमंत्री हैं, ये समस्या है। तो ये अपनी कमजोरी कहिए या फिर
जो गवर्नेंस का जो स्किल होना चाहिए वो कहीं न कहीं अब ये मान चुके हैं कि हम सीधे तौर पर अगर कुछ जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो इनके मीटिंग के द्वारा या बाकी संदेश के द्वारा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तब आप संगठन और जिला अध्यक्ष बाकी सब लोगों को आप साथ ला रहे हैं और ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि सम्राट या तो गठबंधन की सरकार बनाने में सहज नहीं है। जदयू का भी जिला अध्यक्ष को अब करप्ट होगा। जो जदयू का जिला अध्यक्ष या बीजेपी का जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार के शासनकाल में कहीं भी सीधे तौर पर प्रशासनिक काम में उनकी दखलंदाजी नहीं होती थी। और अब जब दखलंदाजी होगी तो जो इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो कमीशन का जो रेशियो है बटेगा भी। अब वो गांव-गांव में जो बीजेपी और जदयू और बाकी कार्यकर्ता है ये मतलब सच्चाई है। वो हस्तक्षेप बढ़ेगा, करप्शन भी बढ़ेगा ही। आप करप्शन रोक नहीं सकते क्योंकि देखिए इस नेतागिरी में कौन लोग आता है। अपने यहाँ बिहार में साउथ की तरह तो कोई करोड़पति नेता बनता नहीं है विधायक। यहाँ विधायक भी गरीब और कार्यकर्ता भी गरीब। और जो जनता का डिमांड है उसको कैसे भी हो तो गलत काम करा दीजिए, हमारा जनता खुश हो जाएगी। पैरवी कराते रहिए। हाँ, पैरवी कराते रहिए। तो अब जब गलत काम का दबाव बढ़ेगा अधिकारियों पर तो उसका प्रभाव गवर्नेंस पर पड़ेगा। तो ये समझ से परे है कि इतना जल्दी सम्राट कैसे आत्मसमर्पण कर दिए। सिलेंडर बोलने जैसा बात हो गया। क्या मान लीजिए कि अरे संगठन की अपनी जिम्मेवारी है, सरकार चलाने की जिम्मेवारी संगठन को थोड़ी है। ये तो आप सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष को आप सरकार चलाने की जिम्मेवारी दे रहे हैं। वो फोन करेगा अधिकारी को कि भाई मेरा काम काहे नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब सरकार चलाने की जिम्मेवारी ये देखिए, चाहे बीजू पटनायक के बेटे हो, नवीन पटनायक हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इस तरीके के जितने भी केजरीवाल हो, जो भी स्टेट बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, साउथ के किसी भी स्टेट में चले जाइए, हालांकि वहाँ तो विधायक सब अपने अरबपति रहता है, उससे नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं का अपना एक दायरा है, उस दायरे में आप रहिए। प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक सबों का अपना एक दायरा बना हुआ है। उसमें जैसे मान लीजिए विधायक फंड हो गया, एमपी फंड हो गया, इस यहाँ तक सिमटे रहिए। अब आप क्या होगा कि जितना तरह का पीएचडी का काम होगा, पीडब्ल्यूडी का काम होगा, स्वास्थ्य विभाग का काम होगा, अब वहाँ क्योंकि कहेगा देखिए काम ठीक नहीं हो रहा है, अधिकारी पर दबाव, और आप सुनिएगा कैसे नहीं, कमीशन अब मंत्री विधायक के अलावा जिला अध्यक्ष भी जाएगा। अब ये हम नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें लालू के शासनकाल में लोगों ने देखा है कि भाई थाना अध्यक्ष के बगल में उनका प्रखंड अध्यक्ष बैठता था। उससे लोगों को न्याय मिलता था, ऐसा नहीं है, न्याय भी मिलता था, बहुत लोगों को दिक्कत भी होती थी तो उसका समाधान भी निकलता था। लेकिन उसके आड़ में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो जिला अध्यक्ष पर दबाव बनाते थे, प्रखंड अध्यक्ष पर दबाव बनाते थे, उससे गवर्नेंस प्रभावित होता था। तो गवर्नेंस प्रभावित होने का खतरा इसमें ज़्यादा है, इसलिए सम्राट का यह निर्णय अपने आप में चौंकाने वाला नहीं। नीतीश कुमार की बातों को लेकर जिस प्रकार सम्राट रिप्रेजेंट करते हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को ले चल रहे हैं, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या नीतीश कुमार का शासनकाल आपने बहुत करीब से देखा है, 5 से लेकर जो अभी तक का शासनकाल रहा, क्या उस दौर में कभी नीतीश कुमार इस तरीके से संगठन को प्राथमिकता दे या फिर संगठन और ब्यूरोक्रेसी को एक साथ बैठाकर बात की कि भाई संगठन के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए? जिला अध्यक्ष को के साथ इस तरीके की बैठक उन्होंने कभी की? एक घटना का हम जिक्र कर देते हैं, समझ गए। बिहार में उस समय डीजीपी नहीं थे, अभयानंद जी जो है सो एडीजी हेडक्वार्टर थे। सुशील मोदी, नित्यानंद राय और नीतीश कुमार बैठे हुए थे। मतलब ये अंदर की खबर है। तो सुशील मोदी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ चर्चा कर रहे थे, तो नीतीश कुमार बड़ी असहज हो गए कि भाई ये चर्चा क्यों हो रही है। जब दोनों नेता बाहर निकले तो अभयानंद जी उनको कहे कि सर ये बार बार ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की जो चर्चा करते हैं, इनसे पूछिए तो ये जो वित्त विभाग में है ये क्या कर रहे हैं। नंद किशोर यादव जो है सो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, कितना रोड बनाया है ये आपसे जो सवाल करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक दिन का मसला थोड़ी है। तो बेल बजा, घंटी बजा, दोनों तब तक गाड़ी में बैठने वाले थे, दोनों आदमी बुलाया गया, तो तुरंत ये सवाल नहीं हुआ। लेकिन बातचीत में जो है हुआ क्या, अच्छा एक सवाल था फलाना रोड क्या हुआ, उस रोड में क्या हुआ, अच्छा ये जो आप बाजार समिति को ख़त्म कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या सोचे हैं मोदी जी।
दोनों से बहुत मौजूद सवाल था। ऐसा सवाल हुआ कि उसके बाद जो है सो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए ना, तो अपने विभाग से संबंधित बात लेकर वो आते थे बस। हाँ, ये नहीं कि क्या हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार ने, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, एक मतलब डीएम एसपी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, एसडीओ डीएसपी, इस सब पर नज़र रखने लगे। प्रभुनाथ सिंह से विवाद क्यों हुआ? यही डीएम एसपी पोस्टिंग, एसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हुआ। नरेंद्र सिंह से विवाद क्यों हुआ कि भाई उनके अनुकूल अब गवर्नेंस हम चलाएंगे, उनको दिक्कत होता था। तो ये जहाँ डीएम एसपी से लालू यादव से प्रॉब्लम क्यों हुआ 2015 में, यही डीएम एसपी का पोस्टिंग लिखे। तो जब वो इस स्तर तक चीज़ों को देखते थे कि नहीं, मतलब पार्टी और नेताओं और विधायकों का हम डीएम एसडीओ बीडीओ सीओ के पोस्टिंग में हम कोई प्रेफरेंस नहीं देंगे, आप काम करिए। और ये हमको लगता है कि 2020 से पहले तक ये सब सारी चीज़ें चली। उसके बाद धीरे धीरे ये ख़त्म होता चला गया, कुछ पैरवी सुनने लगे, लेकिन चला किसी का नहीं। सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव भी चाह के किसी को पटना में डीएम या एसडीओ या डीएसपी नहीं बना पाए, लिस्ट भेजने का साहस नहीं जुटा पाते थे। तो गवर्नेंस दिखा, तो देखिए जब तक पावर का एक केंद्र होना चाहिए, वो केंद्र जैसे बटेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे गृह मंत्री बन गए सम्राट, 4 महीने तक कितना प्रॉब्लम हुआ, हमेशा सवाल खड़ा होते हैं। और वो हट भी गए, अब गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री हैं, फिर भी समस्या वही है। उस तरीके से एक बार ये चीज़ें हुई तो कहीं फिर दोबारा सामने नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप सत्ता को कार्यकर्ताओं के सहारे गवर्नेंस संभव नहीं है। आज तक कहीं यह प्रयोग सफल नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ वामपंथियों की सरकार रही है वहाँ रहा है, तो वहाँ देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, केरल देख लीजिए, रोज एक कार्यकर्ता की हत्या होती थी। वहाँ मर्डर होता था, वहाँ दूसरा किसी को करने ही नहीं देंगे, मतलब जो होगा उसी को होगा। हाँ, तो अगर उस लाइन पर आप ले जाना चाहते हैं वामपंथियों के लाइन पे, तब आप ले जा सकते हैं। आपके पार्टी संगठन के नेता एकदम खुल्लम खुल्ला ज़मीन पर दखल कब्जा कराने से लेके, पश्चिम बंगाल में क्या था, सीओ बीडीओ थानेदार और किसी का कुछ चलता था, मोहल्ला कमेटी जो करता था उसको करना पड़ता था। उसको बिना पैसा दिए हुए आप घर नहीं बना सकते हैं। केरल में भी यही स्थिति थी। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेंगे तो फिर ठीक है, तो आप उस दिशा में ले जाइए। लेकिन बीजेपी का कोई भी प्रदेश इस तरीके से सत्ता नहीं चलाया। चलिए, सत्ता नहीं चलाया है। बेशक सम्राट चौधरी कहें कि नीतीश कुमार के रास्ते पर हम चल रहे हैं, लेकिन जो रास्ता जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि वो लालू राज, जब लालू यादव के ज़माने में उनका प्रखंड अध्यक्ष, उनका जिला अध्यक्ष जिस प्रकार से जिला में काम करता था, एक इमेज जो बनती थी, वो उसी रास्ते पर सम्राट आज की बैठक से तो ये पता चल रहा है कि जिलाध्यक्षों को इतना पावर मत दे दीजिए कि जिलाध्यक्ष अपने हिसाब से जिला को चलाए। फिर क्या होगा कि ब्यूरोक्रेसी पर, सरकार सिस्टम पर जिलाध्यक्ष का इंटरफेयर जो है बढ़ेगा। नतीजा वही होगा जो कभी लालू यादव के ज़माने में होता था। मतलब मामला जब आगे बढ़ेगा तो फिर चाहकर भी सम्राट नहीं रोक पाएंगे। और इस फैसले से, इस तरीके से गुड गवर्नेंस कभी बिहार में स्थापित नहीं हो सकता है। सर ने उस दौर को भी देखा है, इसलिए बखूबी इन्होंने उदाहरण के साथ इस चीज़ को डिफाइन किया। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।